Hello student. So today I will discuss electric charge. Basically that is the first chapter of class 12 physics. So let's try to understand what is electric charge. So जैसा कि क्लास 10th में आपने चार्ज के बारे में पढ़ा होगा कि जो चार्ज होती है किसी भी मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को क्या करता है, महसूस करता है। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, ड्यू टू दिस चार्ज, चार्ज की वजह से होती है। सो हियर द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, this is a property of matter, this is the basic property of matter that is responsible for electrical phenomena and this is called charge. So charge, that is basic property of matter and that is responsible for electrical phenomena. Okay, so आपको मालूम है कि चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं। जो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव प्रोटॉन की वजह से P मींस प्रोटॉन और P मींस पॉजिटिव, सो पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज चार्ज and which type of property, that is electrical property. Okay, here are the some properties of charge. Okay, so there exist only two type of charge, one is positive and one is negative. तो यहाँ पे दो टाइप के चार्जेस हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल, यानी कि सेम नेचर के चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और नेगेटिव चार्ज भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इट मींस सेम टाइप ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल opposite nature of charge, it means unlike charges attract each other, it means one positive charge and one negative charge, they attract each other. Okay, so this is very important property of charge. Charge is a scalar quantity. So charge, what is charge, is a which type of quantity, charge is a scalar quantity. And next is charge is additive in nature. So चार्ज को हम नॉर्मली नंबर के थ्रू ऐड कर सकते हैं, जैसे +2 कूलम चार्ज है, +5 कूलम चार्ज है और -3 कूलम चार्ज है। अगर इन सबको ऐड किया तो ऐड हम नॉर्मल कर सकते हैं, जो क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को नॉर्मल अलजेब्रा से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो चार्ज का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एडिटिव इन नेचर। ओके, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है, उसके नंबर्स होते हैं। इट मींस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि कोई भी बॉडी है, जैसे एक बॉडी है, इसमें टोटल चार्ज क्या है, Q है, तो ये क्या होगा, Q इज इक्वल टू N इंटू E प्लस माइनस ME, और E क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज हो सकता है और प्रोटॉन में चार्ज हो सकता है, और जो ये नंबर होगा वो इंटीग्रल होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे n जो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। चार्ज इज कंजर्व्ड, इट मींस द अलजेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस चार्ज क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफरेबल होता है। क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने के कई तरीके हो सकते हैं, ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू इंडक्शन। सो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जिंग इज देयर। सो यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड कूलम इज एम्पियर इनटू सेकंड, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है आपका Q बाई T,
तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। I मतलब आपका एम्पियर और T मतलब टाइम, टाइम मतलब सेकंड, तो ये हो गया एम्पियर सेकंड। और एम्पियर सेकंड को ही क्या लिख लेते हैं, कूलाम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हम, कूलाम लिख लेते हैं। तो उसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, कूलाम। अगर हम इसको डायमेंशन में लिखें तो डायमेंशन में I इंटू टी दैट इज चार्ज बेसिकली, और I मतलब A और T मतलब कैपिटल T, तो A इंटू टी दैट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। ओके, अब बात करें कंडक्टर और इंसुलेटर की। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल्स है जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बहुत वीक फोर्सले वीकली बाउंड होते हैं उस मटेरियल से। सो मटेरियल इन विच आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स are weakly bound and these electrons are almost free to move throughout the body of material and this type of things is known as conductor। तो कंडक्टर्स में क्या होते हैं, जो हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। और अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर में जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली टाइटली बाउंडेड होते हैं, देयर रेस्पेक्टिव एटम्स, वो अपने एटम से क्या होते हैं, बहुत टाइटली क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। और कंडक्टर में क्या होते हैं, बहुत ही वीक फोर्स से बंधे हुए होते हैं। तो थोड़ा सा भी हीट मिला, थोड़ी सी भी टेम्परेचर मिला उनको, तो क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। तो ये हो गया इंसुलेटर के। और अगर बात करें तो कुछ ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जिसके बहुत कम अमाउंट ऑफ वेरी फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एंड सच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स दैट इज बेसिकली कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की एक केस हो सकता है। ठीक है, ये इंसुलेटर के ज्यादा करीब है, कंडक्टर से थोड़ा ज्यादा दूर है। ठीक है, तो इंसुलेटर से अगर मैं बात करूं, इंसुलेटर में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं, फ्रीली हैं, तो उस टाइप के मटेरियल को क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें मेथड ऑफ चार्जिंग की। तो पहले तो हम फ्रिक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब कंघी को हम बाल पे रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, ये चार्ज हो जाती है। तो फ्रिक्शन के थ्रू भी क्या होती है, चार्जिंग होती है। When we rub one body with another body, electrons are transferred from one body to another body, and this type of charging is called charging by friction। अगर हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ की बात करें, ग्लास रॉड ले लो और सिल्क क्लॉथ अगर आप ले लेते हो, दोनों को आपस में रगड़ते हो, तो जो ग्लास रॉड है वो क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और सिल्क क्लॉथ क्या हो जाती है, निगेटिवली चार्ज हो जाती है। ऐसे ही वुडन क्लॉथ और रबर शूज या कि प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को अगर हम रगड़ते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ये निगेटिवली चार्ज हो जाती है। ऐसे ही अगर हम क्या करें, ड्राई हेयर और कॉम्ब, इन दोनों को, जैसे आपने कंघी लिया और कंघी को अगर अपने क्या बोलते हैं बालों में रगड़ा, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो आपका हेयर है वो कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो हमारा आपका कॉम्ब है, कंघी है, वो कैसी हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अगर कैट स्किन और इब्नॉइड रॉड की बात करें तो अगर इनको आपस में रगड़ते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन में होता क्या है कि हम बिना कांटेक्ट के क्या करते हैं, बॉडी को चार्ज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को क्या करते हैं, न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं। कांटेक्ट में उसे पास लाते हैं, बेसिकली कांटेक्ट नहीं करते। द बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज एंड रिपेल सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जैसे एक न्यूट्रल बॉडी है, जैसे ये बॉडी कैसे है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है, उसमें ये है कि सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। इट मींस कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बॉडी में नेट चार्ज है वो क्या है, जीरो है।
तो अगर इस बॉडी को मुझे क्या करना है, बेसिकली निगेटिवली चार्ज करना है, तो अपोजिट नेचर का एक चार्ज बॉडी लाएंगे, जैसे पॉजिटिव लाएगा बॉडी, पॉजिटिव बॉडी लाया तो क्या होगा कि निगेटिव चार्ज तो इसके पास आ जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन, और पॉजिटिव चार्ज से दूर चले जाएंगे। अब इस बॉडी को क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ गया, अब इस साइड से हम क्या कर देंगे, अर्थिंग से इसको कनेक्ट कर देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, अर्थिंग में चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, और क्या होगा उसके बाद, क्या होगा बताओ। तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग से थ्रू अर्थ में चला गया, ये कनेक्शन जो लगाया उसके थ्रू अर्थ में चला गया, और इस बॉडी पे कौन से चार्ज बचे, निगेटिव चार्ज बचे। अब ये निगेटिव चार्ज इस बॉडी में पहुंचे, ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज अभी कहाँ है, इस सरफेस पे है ना, यहाँ पे है। अब ये यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी हमने रखा है। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हटा देंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे और पूरे के पूरे सरफेस पे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस टाइप से जो चार्जिंग होती है बेसिकली वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, then conduction मतलब होता है the process of transfer of charge by contact of two conducting bodies is known as conduction। यानी कि एक बॉडी यहाँ पे रख दिया मैंने, दूसरी बॉडी यहाँ पे रख दिया, इसमें Q1 चार्ज है, इसमें क्या है Q2 चार्ज है, तो ये कांटेक्ट की वजह से एक दूसरे में क्या होगा, इनमें कंडक्शन होगा, और कुछ देर बाद ये Q हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दोनों में चार्ज, इसमें भी जो चार्ज है इसमें भी चार्ज, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, ठीक है। If the charged conductor body is put to contact with uncharged conducting body, the uncharged body become charged। तो uncharged body क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी due to transfer of electron from one body to another body। अभी जैसे एक बॉडी है इसमें कोई चार्ज नहीं है, दूसरी बॉडी है इसमें कोई चार्ज है, जैसे Q है और ये क्या है, Q इज इक्वल टू इसमें 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएंगे। अब ये इसमें Q/2 हो जाएगा और इसमें भी Q/2 हो जाएगा, तो जिसमें जितना इसमें लॉस होगा चार्ज का उतना ही इसमें क्या होगा, गेन होगा चार्ज में, ठीक है। तो चार्ज बॉडी लॉसेस सम ऑफ चार्ज एंड विच इज इक्वल टू द चार्ज गेन्ड बाय अनचार्ज बॉडी। यानी कि चार्ज बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन्स क्या चार्ज क्या करेगी, लॉस करेगी, उतना ही अनचार्ज बॉडी क्या करेगी, गेन करेगी, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, कंटेनर है आपके पास, ठीक है, अब ये कंटेनर तो भरा हुआ है पूरा, अब दूसरा कंटेनर आपने लाया जो पूरा का पूरा खाली है, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर इस वाली कंटेनर में क्या होगा, फ्लो होगा, और इसमें फ्लो होता रहेगा, कब तक फ्लो होगा, जब तक कि इन दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए, तो इसका भी लेवल सेम हो जाएगा, इसका भी लेवल सेम हो जाएगा, तो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हम कूलॉम्स लॉ की बात करें, कूलॉम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कूलॉम्स लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे हमने मतलब स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, दे रिपेल ईच अदर, ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन तो आपको मालूम चल गया कि कितना मतलब अट्रैक्शन हो रहा है और रिपल्सन हो रहा है, बट कितना अट्रैक्शन हो रहा है, कितना रिपल्सन हो रहा है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, इस चीज को मतलब फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कूलॉम्स ने एक लॉ दिया, और उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल कर सकते हैं। Okay, so electrostatic force of interaction between two static point electric charge, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये कैसे होने चाहिए, स्टैटिक होने चाहिए, रुके हुए नहीं होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, स्टैटिक और पॉइंट चार्ज होने चाहिए, ठीक है। अगर ये ऐसे नहीं है तो उसमें कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। चलते हुए चार्ज पे कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं है। सो यहाँ पे बताया गया कि जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product
ऑफ द चार्जेस, यानी कि इनके बीच में अगर F फोर्स से एक दूसरे को, ये F फोर्स से अगर रिपेल कर रहा है, ये F फोर्स से अगर अट्रैक्ट कर रहा है, सो दिस F is directly proportional to the product of their charges. It means if the first body has q1 charge and second body has q2 charge, so these are the magnitude of that particular charge of that bodies. So force is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. If just suppose the distance between these two charges are r, so this force F is inversely proportional to the square of distance between them. Okay, so this is basically the Coulomb's law. When you balance this equation, F is proportional to q1 q2 by r square. In this equation we combine these two results basically, and when we balance this one, so F is equal to k q1 q2 by r square. Okay, so this is the result of Coulomb's law, and here the k is the constant that is called Coulomb constant or electrostatic force constant. Okay, so this is basically कांस्टेंट, जो किसकी वजह से है, फोर्स की वजह से, तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. ओके, कूलॉम्स ने लॉ दिया तो कूलॉम्स का कांस्टेंट दे दिया इन्होंने. ओके, सो दिस फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 by r स्क्वायर. ओके, एंड दिस k इज 1 by 4 pi epsilon naught. दिस इज द k. Okay, and the value of this particular constant is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square by Coulomb square. So this is the SI unit of K and this is the magnitude of K. Okay. So you have to remember the result, that is F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, and where the 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square by Coulomb square. So you have to remember this result. Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म. सो वेक्टर फॉर्म में Coulomb's लॉ को कैसे लिखते हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज द r12. r क्या है, डिस्टेंस है 1 से 2 की. फोर्स ये क्या है, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और ये क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज. ठीक है, तो ये F12 that is the force on first charge due to second, that is k q1 q2 by r square. और किस पे लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है, फर्स्ट पे लग रहा है, तो डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली डिस्टेंस कंसीडर की जाएगी, दैट विल बी r21. जब इसके लिए तो ये वाली डिस्टेंस कंसीडर होगी. ठीक है, F12 के लिए, और F21 के लिए ये वाली डिस्टेंस कंसीडर होगी. जब ये इधर जाएगा तो 1 से 2 जा रहा है, और जब इधर जा रहा है 2 से 1 जा रहा है. ठीक है, तो यहां से F21 कितना आ जाएगा, k q1 q2 by r स्क्वायर, r1 से लेके 2. ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हो कि r12 इज इक्वल टू r21. क्या है, दोनों क्या है, सेम है, बट कैसे हैं, अपोजिट है. ये निगेटिव हो गया. अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ये दोनों क्या है, r12 r21 क्या है, सेम यूनिट वेक्टर है, और दोनों ही सेम है, बट क्या है, अपोजिट इन नेचर, क्योंकि r12 इस डायरेक्शन पे है और r21 क्या है, इस डायरेक्शन पे. इट मींस F12 इज इक्वल टू F21. ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, बट क्या है, अपोजिट हैं. फोर्स कैसे हैं, ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है. ओके, सो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी. अगर समझ में आई है तो हमें अप्रिशिएट करें, जिससे हम आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेके आए. सो थैंक यू वेरी मच, और पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से करें.